Hello guys. In the last lecture we talked about head-on okay head-on collision के बारे में हमने बात किया था, ठीक है ना। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने head-on collision के बारे में बात की थी। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेड-ऑन कोलिजन का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, उसके बारे में बात करेंगे। देन विल गो फॉर हेड-ऑन कोलिजन। लेकिन ये कौन सा हेड-ऑन कोलिजन था? ये हेड-ऑन कोलिजन था 1D मोशन में होता है, यानी हेड-ऑन कोलिजन यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन सेम लाइन पे मूव हो रहे होते हैं, तो हम उसे हेड-ऑन कोलिजन कहते हैं। तो हेड-ऑन कोलिजन में एक छोटा सा पार्ट रह गया था हमारा, वो कर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस कोलिजन, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। यानी अब देखिए, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ये ऑब्जेक्ट 1 जो होता है ये ऐसे पीछे से आता है विथ u1 वेलोसिटी, ये इधर जा रहा है विथ u2 वेलोसिटी, ये इसको जाके हेड ऑन कोलाइड होता है, तो उसके बाद दोनों की वेलोसिटी बदल जाती है, लेकिन स्टिल दोनों एक सेम लाइन पे मूव होते रहते हैं। आफ्टर द कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। यहाँ तक हमने देखा था। तो इसका मतलब ये u1 जो है, यानी ये पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो थी वो वन ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज गिवन बाय 1/2 m1 u1 स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर। ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज होंगी। अब अगर ये दोनों काइनेटिक एनर्जी है उसकी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ उसकी, क्योंकि उसने क्या किया है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। तो अगर इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट को, दैट इज सिंपल मैथमेटिक्स। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा मुझे? 1/2 m1 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। सो परसेंटेज चेंज, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, या फिर सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पूछा जाए तो आई विल से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, ये इतनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो डेल्टा के अपॉन के, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ये क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी। सो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 1/2 m1 ब्रैकेट में v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, डिवाइडेड बाय 1/2 m1 u1 स्क्वायर। अगर इसको प्रॉपरली अगर सेपरेट करके हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल जाता है? सो हमें क्या मिल जाता है? माइनस सॉरी v1 डिवाइडेड बाय u1 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, v1 डिवाइडेड बाय u1 स्क्वायर माइनस 1, इतना मिल जाता है मुझे, ठीक है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द चेंज, ठीक है ना। सो ये हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिला मुझे, अगर डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, यहाँ से मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है ना। डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, जो कुछ भी हुआ वो यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है। फाइन। सो ये वाला पार्ट जो है, इसमें अगर हम स्पेशल केसेस डालने की कोशिश करें तो स्पेशल केसेस भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस ऐसे डाल सकते हैं कि अगर दूसरा वाला रेस्ट में है, ठीक है ना, तो दूसरा वाला रेस्ट में है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि v1 क्या होता है? v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, ये हमने फॉर्मूला किया था, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला किया था। अगर दूसरा वाला ऑलरेडी रेस्ट में है तो इसका मतलब u2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है ना। ये स्पेशल केस के बारे में बात कर रहा है, ये कंप्लीटली जनरलाइज फार्मूला मिल गया मुझे, ये कंप्लीट जनरलाइज फार्मूला इलास्टिक कोलिजन के लिए मिल गया। इलास्टिक कोलिजन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टू बी प्रिसाइज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से मुझे ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो ये डेल्टा के ई क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो वट एवर जो भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो ये V1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप लोग, एंड देन अगेन यू कैन गेट अ डिफरेंट वैल्यूज, यानी अगेन डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय के ई इनिशियल, यानी फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये जो V1 की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये V1 की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे अगेन सेम थिंग मिल जाती है, एंड आई गेट अ डिफरेंट फार्मूला। सो वट एवर द फार्मूला यू आर गोइंग टू गेट, चेक इट आउट ओवर हियर। लेकिन ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाला जाता है हेड ऑन कोलिजन में। अगर इंडिविजुअल एक के, यानी बेसिकली फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ये एज इट इज दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जाती है, कंसिडरिंग दैट देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इलास्टिक कोलिजन। ये हो गया हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऐसे होता है तो विल गो फॉर ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन यानी जब कोलिजन से पहले वो एक लाइन पे काम कर रहे थे लेकिन उसके बाद दूसरी लाइन पे चले गए। फॉर एग्जांपल ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना। ऑब्लिक कोलिजन वो भी कौन सा, इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम में कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रही। तो सिंपल सा उसका डायग्राम बना सकते हैं हम लोग कि भाई ये एक M1 नाम का मास था, ठीक है ना, ये M2 नाम का मास कंसिडर कर लो। तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते जाते इसने इसको टक्कर दे दी। टक्कर देने के बाद ये M1 जो था, ठीक है ना, ये M1 जो था वो इनिशियली तो M1 कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। M2 कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, एक लाइन पे ही थे शायद। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टक्कर देने के बाद M1 जो था वो इस तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है ना। आपने बिलियर्ड्स देखा होगा, बिलियर्ड्स में ऐसे ही होता है। और M2 जो था वो इस तरफ जाना शुरू हो गया, जो कुछ भी है M2 जो था वो इस तरफ जाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हम प्रॉपरली उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगेन भले ही ऑब्लिक कोलिजन हो, भले ही ऑब्लिक कोलिजन हो, लेकिन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम तक दोनों तो कंजर्व होगा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंटम जो होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेयरएज इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है यानी अगर ये इसका इनिशियली वेलोसिटी U1 था, इसका U2 था, तो इसका फाइनल वेलोसिटी सपोज V1 है, ओके, इसका फाइनल वेलोसिटी V1 है और इसका फाइनल वेलोसिटी V2 पकड़ लो। तो इलास्टिक कोलिजन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। सो 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ये क्यों कर सके हम लोग, बिकॉज हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन है एंड काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैं डायरेक्टली उसको विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन डायरेक्टली उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम के बारे में क्या होता है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे यहाँ पे उसका कंजर्वेशन दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिजॉल्व करने पड़ते हैं वेक्टर्स, ठीक है ना। मुझे क्या करना पड़ते हैं, वेक्टर्स यहाँ पे रिजॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये कंसिडर करो कि ये वाला जो एंगल है इसके ओरिजिनल डायरेक्शन से उसका डायरेक्शन जो चेंज हुआ, तो ये वाला एंगल कंसिडर करो 30। जो मास M1 का डायरेक्शन चेंज हुआ और यहाँ पे मास M2 का भी डायरेक्शन चेंज हुआ, वो कंसिडर करो फाई, ठीक है ना। वो थीटा से चेंज हुआ उसका डायरेक्शन, इसका फाई से चेंज हुआ, चलो, ठीक है ना। अगेन अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो हो गया, अब मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे उसका वर्टिकल कंजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंजर्वेशन दिखाना पड़ेगा। इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पे मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, एनी हाउ मोमेंटम इज एनी हाउ गोइंग टू गेट कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, M1 U1 प्लस M2 U2, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था, इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम। क्या होगा, देखो फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम M1 V1 cos थीटा प्लस M2 V2 cos फाई, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हो गया,
ये हॉरिजॉन्टल मोमेंटम हो गया। मैंने ये v1 cos फाई एंड v2 cos v1 cos थीटा एंड v2 cos फाई ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ले लिए वेलोसिटी के। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब वर्टिकल मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होगा? इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम नहीं, इनिशियली तो ये भी हॉरिजॉन्टली जा रहा था, ये भी हॉरिजॉन्टली जा रहा था, तो इनिशियली वर्टिकल मोमेंटम कितना था? 0 इक्वल टू, अब क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इसका फाइनल मोमेंटम ऐसे होगा, इसका फाइनल मोमेंटम वर्टिकल ऐसे होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। माइनस क्यों? क्योंकि इसका वर्टिकल मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका वर्टिकल मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए। ठीक है, सो डायरेक्टली यहां पे मुझे क्या मिल जाता है? m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 कॉस साइन थीटा साइन फाई, सॉरी, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल मोमेंटम, यानी हम ऐसे कंजर्व करते हैं, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी सेम, एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का कोई फंडा नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इज गोइंग टू गेट कंजर्व इन द इलास्टिक कोलिजन, तो उसको वैसे ही लिख दिया। मोमेंटम डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए ऑब्लिक कोलिजन में मुझे क्या करना पड़ता है? वर्टिकल मोमेंटम कंजर्व हुआ, इसका एक इक्वेशन लिखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व हुआ, उसका एक इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको स्पेशल केसेस दे देता हूँ, उसके हिसाब से आप निकाल के देखो। सबसे पहली बात आप निकाल के देखो m1 इज इक्वल टू m2 के लिए, ठीक है ना। m1 इज इक्वल टू m2 के लिए आपको इक्वेशंस निकालने हैं, ठीक है ना। किसके किसके इक्वेशंस निकालने हैं? थीटा और फाई की कंडीशंस निकालनी है, सॉरी, थीटा और फाई की कंडीशंस निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। थीटा और फाई की कंडीशंस निकाल सकते हैं। उसके बाद m1 इज इक्वल टू m2 के लिए निकाल के देखो। दूसरी बात u2 इज इक्वल टू 0 पे निकाल के देखो, यानी इनिशियली ये u2 जो था वो जा ही नहीं रहा था, सिर्फ m1 ने आके उसको धक्का दे दिया, तो वो इस तरफ जाना शुरू हो गया, एक अपनी डायरेक्शन की तरफ। और दूसरा, इन दो कंडीशंस के लिए ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशंस, ट्राई टू फाइंड आउट द इक्वेशन। कौन से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ इसके काइनेटिक एनर्जी, इसके बस आपको इक्वेशंस निकालना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना है, इसके इक्वेशंस निकालने हैं। एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू फाइंड आउट द कंडीशंस फॉर थीटा एंड फाई, इसके लिए कंडीशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इन द नेक्स्ट लाइव लेक्चर विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। सो ये हुआ ऑब्लिक इनइलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने बात कर ली। अब विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, सो हेड ऑन इन इलास्टिक, हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन, ओ कोलिजन, इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। अब हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बेसिकली E इज नॉट इक्वल टू 1, E is not equal to 1, also E is not equal to, sorry, E is not equal to 0, वो उन दोनों के बीच में है। मैंने लिखा अलग है, बोला अलग, ठीक है। ठीक है, सो ये ना 1 होता है ना 0 होता है, उसके बीच में होता है। सो बेसिकली मुझे पता है कि E इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेरे पास फॉर्मूला है। सो इसका मतलब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e ब्रैकेट में u1 माइनस u2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं u2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सॉरी v2 की वैल्यू तैयार कर सकता हूँ। सो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस e ब्रैकेट में u1 माइनस u2, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन एक मिला मुझे, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो। अब कुछ भी हो, ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम गोना कंजर्व, ठीक है ना। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये कंजर्व होने वाला है। सो बाय 1 एंड 2, ठीक है ना, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो अगेन मुझे देखो कुछ नहीं करना है, मुझे v1 का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो v1 का फॉर्मूला मुझे मिल जाता है, v1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में m1 माइनस e इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1,
प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस ई इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर E इज इक्वल टू 1 रख देता हूं तो मेरा ओरिजिनल हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन वाला फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली मिल जाता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है ना। सो इसी के हिसाब से V2 का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। आई विल नॉट गिव द V2 का फॉर्मूला डायरेक्टली, आप V2 का फॉर्मूला अपना जो भी इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन के वक्त आया था वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट करते हैं इसमें कि रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन टू बी प्रिसाइज, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेशल केसेस कंडीशंस को बेसिकली सोचना कैसे और उसके हिसाब से मैथमेटिक्स कैसे पुट करना है, बस इसके ही बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी n नंबर ऑफ कंडीशंस आप तैयार करके उसके इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं। सो आपको सारे के सारे इक्वेशंस याद रखना नेसेसरी नहीं है। मैं यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस तैयार कर रहा हूँ ओनली टू मेक यू फील दैट कि हाँ यार ये वाला जो है ना, ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग और ये वाला मैथमेटिक्स मुझे आ रहा है। बिकॉज whatever the conditions I am having, I am converting those conditions into the mathematics and putting into the equations which I know or which I have derived, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं रेशियो ऑफ वेलोसिटीज यानी मुझे क्या निकालना है, v1 अपॉन v2 निकालना है। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन्स, तो v1 अपॉन v2 निकालना है। तो अगर v1 अपॉन v2 निकालना है तो मुझे पता है E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला मेरे पास है, ये फॉर्मूला मेरे पास है। तो सपोज अगर यहाँ पे दो कंडीशंस में कंसिडर करके चल रहा हूँ। एक कंडीशन ऐसी है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि u2 इज इक्वल टू 0, यानी दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट में, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाता है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू u1। देखो ये स्पेशल केस, बहुत स्पेशल केस कंसिडर कर रहा हूँ मैं। अगर दो सेम मासेस हैं और एक दूसरे को कोलाइड होते हैं इनइलास्टिकली और उसमें से एक रेस्ट में था, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या आ रहा है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करने के लिए बात करते हैं। सो ये तो इक्वेशन 1 हो गया। मोमेंटम कंजर्व होती है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m इंटू यू, एक ही मूव हो रहा है, दूसरा तो मूव हो ही नहीं रहा है। सो m इंटू u1 कंसिडर करते हैं। सो इनिशियली m इंटू u1 एंड इधर क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन दोनों मूव होना शुरू हो गए। सो m2 इंटू v2, तो दोनों साइड से m कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मिलेगा मुझे। u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मिल जाएगा मुझे। अगर u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 मिल जाता है मुझे, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये 2 वैल्यू जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में v2 प्लस v1, ठीक है ना, v2 प्लस v1। तो यहाँ पे मैं अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा के, ठीक है ना, ये इसको यहाँ पे खिसका के एक साइड में खिसका के अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई मिल जाता है। दिस इज द रेशियो। ये रेशियो मुझे मिल जाता है अगर दोनों मासेस सेम है और उसमें से एक वाला इनिशियली रेस्ट में था, एक इनिशियली रेस्ट में था, ये वाला मिल जाता है। अब दूसरा वाला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होती है वो कितनी लॉस होती है, ठीक है ना। सो उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो लॉस इसका मतलब पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ सिस्टम में एक की नहीं, सिस्टम की कम होती है, टोटल सिस्टम की कम होती है। सो टोटल सिस्टम की कम होगी, ये तो कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2
m2 u2 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई। तो अब क्या होगा देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर ये वाले जो वैल्यू हैं इनके लिए ये v1 और v2 की वैल्यूज अगर मैं ऊपर जो हमने डिराइव किया है वहाँ से अगर मैं डाल दूँ तो मुझे डेल्टा के ई क्या मिलता है, ठीक है ना। ये वेरीफाई करना है आपको, यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं घुसूंगा, ठीक है ना। आप भी इसको वेरीफाई करो, आप इसको वेरीफाई करके देखो। आई एम जस्ट राइटिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, मे बी बुक मे बी रॉन्ग, सो यहाँ पे आप उसको वेरीफाई करके देखो। सो 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर और थर्ड ब्रैकेट में u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला जो इक्वेशन मैंने दिया है आपको डायरेक्टली, इस वाले इक्वेशन में एक छोटी सी गलती की है मैंने, वो गलती आपको फाइंड आउट करनी है और वो गलती आपको प्रॉपर सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है। ये इस इक्वेशन में एक छोटी सी गलती मैंने की है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सॉल्व करो, v1 और v2 की वैल्यू ऊपर जो हमने तैयार की है उसके हिसाब से रखो एंड फाइंड आउट द वैल्यू, और उसमें फिर इक्वेशन में कहाँ पे गलती है वो बताओ मुझे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे e इज इक्वल टू, ठीक है, सो यहाँ पे ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो और एक कंडीशन आप फाइंड आउट करो कि एक हिंट दे देता हूँ कि ये इक्वेशन में एक गलती ऐसे है कि अगर वो गलती आप फाइंड आउट कर देते हो तो आपको डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड आउट कर सकते हो आप कंडीशन, फाइंड आउट कर सकते हो कंडीशन, डेल्टा के ई इज इक्वल टू 0, यानी इस ऊपर वाले में अगर आपको फॉल्ट मिल गया तो डेल्टा के ई के लिए कंडीशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और अदर वेरीफाई कर सकते हो डेल्टा के ई की कंडीशन, ठीक है। तो ये हुआ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ये इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में हमने बात की। अब इसके आगे इनइलास्टिक कोलिजन का एक अच्छा खासा एप्लीकेशन है वो, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर मैं ऊपर से एक बॉल अगर नीचे फेंक देता हूं, अगर ऊपर से एक बॉल मैं नीचे फेंक देता हूं तो वो अर्थ पे कोलाइड होता है एंड रिबाउंस होता है, ठीक है ना, अर्थ पे कोलाइड होकर रिबाउंस होता है। तो अब मुद्दा ये है कि अर्थ पे कोलाइड होकर वो जो रिबाउंस होता है तो 100% सेम हाइट पे नहीं जाता जिस हाइट से मैंने उसको फेंका हुआ है, वो थोड़ा सा कम हाइट पे जाता है। तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस की, वो जो एनर्जी लॉस होता है उसका, ठीक है ना, वो जो एनर्जी लॉस होता है इसका मतलब उसका और अर्थ का जो भी कोलिजन है दैट इज इनइलास्टिक कोलिजन। वो अर्थ पे गिरा, उसके बाद थोड़ा सा हाइट पे गया लेकिन पूरी हाइट पे नहीं जा पाया, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद फिर से नीचे गिरा, उसके बाद फिर से नीचे गिरा। एवरी टाइम इट्स हाइट इज गोइंग लेस एंड लेस, एवरी टाइम उसकी हाइट कम होती हुई जा रही है, ठीक है ना। पहले टाइम जो था उसको हाइट कम हो रही है, इसका मतलब पहले टाइम उसको गिरने में सपोज t0 टाइम लगा होगा, तो सेकंड टाइम उसको गिरने में कम हाइट से गिरना है तो उसको t1 टाइम लगा, यानी और भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद गिरने के लिए और कम हाइट है उसके पास, सो और एक बार उसको नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा, t2 टाइम लगेगा। एवरी टाइम यहाँ पे अगर h0 हाइट से वो गिर रहा है तो यहाँ पे h1 हाइट होगी उसकी, यहाँ पे h2 हाइट होगी, यहाँ पे h3 हाइट होगी, एवरी टाइम वो हाइट कम होती हुई जा रही है। सो ये वाला जो है ना, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जब वो अर्थ पे गिरा तो उसकी वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू √2gh0 थी। फ्री फॉल का इक्वेशन आपको पता है, जैसे वो अर्थ पे गिरा उसकी उतनी वेलोसिटी थी। v1 जो है एनर्जी लॉस हुआ, इसका मतलब v1 विल बी इक्वल टू e इंटू v0। ये कहाँ से आया, तो ये वाला जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वहां से आया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वक्त u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0 ही है, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम पे u1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू 0 ही है, बिकॉज दोनों टाइम पे अर्थ तो जगह से हिलने नहीं वाली, जो कुछ भी होगा इसके साथ ही होगा। सो इसलिए v1 इज इक्वल टू e इंटू v0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो भी फॉर्मूला है उसमें अगर आप पुट कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब फर्स्ट हाइट जो होगी h1 होगी, h1 कैसे निकालेंगे, सो h1 की वैल्यू पता है मुझे, h1 कैसे निकाला जाता है, h1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर निकलेगा, सो v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो ये v1 कौन सी वेलोसिटी है, यहाँ से जिस वेलोसिटी से वो ऊपर निकला, गिरा v0 वेलोसिटी से, लेकिन रिबाउंस कितने वेलोसिटी से हुआ, v1 वेलोसिटी से हुआ। ये v0 वेलोसिटी से नीचे गिरा और v1 वेलोसिटी से ऊपर गया। जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उतनी वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे भी वेलोसिटी बाउंसिंग के पहले वाली वेलोसिटी v1 होगी, ऊपर जाएगा v2 वेलोसिटी से, गोल घूम के वापस आएगा यहाँ पे गिरते वक्त भी उसकी वेलोसिटी v2 ही होगी, लेकिन बाउंस होते वक्त v1 होगी। ड्यूरिंग द कोलिजन इट इज बेसिकली ड्यूरिंग द कोलिजन इट इज लूजिंग द एनर्जी, ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है ना। सो 2g मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 2g विच इज नथिंग बट यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, देखो ठीक से, ये v0 यहाँ पे मिला मुझे। सो v0 की वैल्यू क्या है, रूट e इंटू रूट 2g इंटू h0 है, ठीक है, 2g इंटू h0। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, e स्क्वायर इंटू 2g h0 डिवाइडेड बाय 2g। सो 2g कट गया। सो यहाँ पे क्या मिला मुझे, e स्क्वायर h0 ऐसे मिलेगा मुझे। तो ऐसे हर रिबाउंड के बाद, ठीक है ना, हर रिबाउंड के बाद क्या होगा, देखो हर रिबाउंड के बाद h1 इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला, h1 इज इक्वल टू e स्क्वायर इंटू h0 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद h2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, सो h2 इज इक्वल टू e रेज टू 4 इंटू h0 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद h3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e रेज टू 6 इंटू h0 मिलेगा। यू कैन कंटिन्यू टिल एंड। लेकिन ये समझ में आ गया मुझे कि अगर nth बाउंस अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो nth बाउंस पे मुझे कितना मिलेगा, e रेज टू 2n इंटू h0 मिलेगा। यानी हाइट कितनी मिलेगी, e रेज टू 2n इंटू h0, इतनी हाइट मिलेगी मुझे nth बाउंस के बाद। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो, सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें, सो तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉप बाउंसिंग, बिफोर स्टॉप्ड बाउंसिंग, ठीक है ना, बिफोर स्टॉप्ड बाउंसिंग। अगर ये निकालना है मुझे तो क्या होगा, सबसे पहली बात टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉप बाउंसिंग। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू, ठीक है ना, h इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, पहले टाइम पे वो कितना बाउंस हुआ, h0, ठीक है ना, h0 हाइट कवर की। उसके बाद दूसरी बार उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 इंटू h1, इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। एक ही जगह पे बाउंस हो रहा है, लेकिन पहली बार वो सिर्फ ऊपर से नीचे आया, इसलिए सिर्फ h0। सेकंड टाइम ऊपर गया h1 और नीचे भी आया h1, इसलिए 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हर टाइम पे मैं उसको h1 का वैल्यू पता है मुझे, h2 का वैल्यू पता है, तो एवरी टाइम आई विल जस्ट कन्वर्ट इट h0 प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर h0 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 4h0, ये ऊपर किया हम लोगों ने, सो ऑन, ठीक है। सो नीचे आने के बाद अब कितना होगा ये, सो यहाँ पे मैं h0 कॉमन निकाल लेता हूँ। सो h0 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा मेरे पास, 1 प्लस 2 इंटू ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेज टू 4 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 6 एंड सो ऑन, ठीक है, अगेन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे h0 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 2 कॉमन निकाल लिया, अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 2 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ये सीरीज लगा दूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, देयर विल नॉट बी 2 नहीं आएगा, e रेज टू 2 e रेज टू 4। तो अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे पता है 1 प्लस e रेज टू 2 प्लस e रेज टू 4, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस e रेज टू 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस e रेज टू 4। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल H इज इक्वल टू h0 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू 2 एंड होल ब्रैकेट के अंदर 1/1 माइनस ई स्क्वायर।
इसको अगर और अच्छे से अगर मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ तो आई गेट H0 ब्रैकेट में मैंने एलसीएम सब निकाल के मैंने पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा 1 प्लस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेस टू 2। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है ना। टप 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 करके वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस लगेगा उसको, ठीक है ना। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ, ट्राई करो उसको सॉल्व करने के लिए। यू कैन रेफर द बुक फॉर दिस, आप इसके लिए बुक रेफर कर सकते हो। फाइंड आउट करो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉल, ठीक है ना, टोटल टाइम रिक्वायर्ड बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है ना, टोटल टाइम बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले कितना टाइम लगता है उसको, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है ना। यू कैन रेफर द बुक, आप बुक रेफर करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट वाला एकदम छोटा सा पार्ट रह गया है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे हमारा कोलिजन का थियरी खत्म हो जाता है। सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दो बॉडीज कोलाइड होती हैं, दो बॉडीज जो हैं, इसकी वेलोसिटी सपोज u1 पकड़ लो, इसकी वेलोसिटी u2 पकड़ लो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग और कम टू रेस्ट, ठीक है ना। लेकिन उनका आफ्टर वेलोसिटी जो होता है v होता है, दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, एक साथ भागना शुरू हो जाते हैं। सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो, लेकिन दोनों साथ में जाते हैं। सो अगर ऐसे है तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम अगर कंजर्व होनी है तो क्या करना पड़ता है मुझे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन की फाइनल वेलोसिटी होगी, दोनों के कॉम्बिनेशन की फाइनल वेलोसिटी होगी। सो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फाइनल वेलोसिटी होगी उन दोनों के कॉम्बिनेशन की, उन दोनों के कॉम्बिनेशन की फाइनल वेलोसिटी होगी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के ई, ठीक है ना, डेल्टा के ई। सो डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा के ई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस सॉरी माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, ये मिल जाती है मुझे, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला जो ये v का वैल्यू है, ये v का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल्टा k इज इक्वल टू प्रॉपर सॉल्व करने के बाद 1/2 ब्रैकेट में m1 प्लस सॉरी m1 माइनस m2, ठीक है, ये वैल्यू रखनी है, ऊपर v की जो वैल्यू है उस वैल्यू में ये वैल्यू रखनी है। सो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, ये क्या मिलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। ये वाला जो इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन में भी मैंने एक गलती की है, मिस्टेक की है, फाइंड आउट दैट मिस्टेक। इस वाले इक्वेशन में भी मैंने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक फाइंड आउट करो आप, वो तभी मिलेगी आपको जब आप वी स्क्वायर वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है वो वी स्क्वायर यहाँ पे रख दोगे, तभी आपको वो पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कैसे है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा आपको। सो दिस इज ऑल अबाउट द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें अलग अलग आप कंडीशंस भी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आप ट्राई कर सकते हो कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना, ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और दोनों u1 u2 वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर उनका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, अगर उनका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए ये यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया। सो वी हैव डन दैट, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों सेम ठीक है ना, अगर m1 इज इक्वल टू m2 अगर है, ठीक है ना, m1 इज इक्वल टू m2 अगर है तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस मिलती है, वहाँ पे v की वैल्यू क्या मिलती है, ये भी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। सो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप ट्राई कर सकते हो,
अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको भी मिलेंगे, सो यू कैन ट्राई ऑल द कॉम्बिनेशंस। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो ओनली व्हेन यू नो तो मैथमेटिक्स बिहाइंड दिस एंड आप देख सकते हो कि पहले से लेके अभी तक हमने उसके डेफिनेशन के साथ स्टिक रहे हैं कि मोमेंटम हमने, ठीक है ना, मोमेंटम हमने कंजर्व किया एंड काइनेटिक एनर्जी को हमने डिपेंड करता है कि कंजर्व किया कि नहीं किया। अगर कंजर्व किया तो हमने E इज इक्वल टू 1 लिया, अगर कंजर्व नहीं किया तो E इज नॉट इक्वल टू 1 और E इज नॉट इक्वल टू 0 लिया एंड वी फाउंड आउट एवरीथिंग एल्स। सो इस पे डिपेंडेंट सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सो ट्राई टू डू एज मेनी एज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। आपको खुद को अगर कुछ कॉम्बिनेशंस लगते हैं तो वो भी फाइंड आउट करो एंड send it to me and we'll have a discussion on it. So this is all about the collision. इस पे डिपेंडेंट एग्जांपल्स will start in the next lecture. Thank you.